नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं ओमकार जी। हम बात करेंगे कि साहब पॉलिटिक्स तो बहुत चल रही है देश के अंदर। एक अभी मॉनसून सेशन कल से शुरू होने वाला है एंड उसके ऊपर ऑलरेडी बॉयकॉट हो चुका है। टीएमसी वाले रो रहे हैं, हम टीएमसी हैं, वो टीएमसी नहीं है। तो वो भी ड्रामा चल रहा है, सीजेपी का ड्रामा चल रहा है। अमित शाह साहब क्या सोच रहे हैं, बात करते हैं। सर जी, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। आदि जी नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर जी, ये बताइए, आज जो सुबह ऑल पार्टी मीटिंग थी, ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि भई ऑल पार्टी मीटिंग होती है एक एक सेशन से पहले। ऐसा क्या हो गया वो पार्टी मीटिंग में कि ये लोग बॉयकॉट करके निकल के चले गए वहाँ से? देखिए कुछ पल्ले में बचा नहीं है ना, तो अब झुंझलाहट, प्रदर्शन, ये बायकॉट, सॉयकॉट यही सब दिखाएंगे और क्या करेंगे? आप ये कल्पना करो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के 29 एमपी चुन करके आए हों, चलो एक की डेथ हो गई थी, 28 थे इनके पास। 28 में से अगर 19-20 निकल जाएं, अपना अलग गुट बना लें, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दें और फिर एक त्रिपुरा की रीजनल अननोन सी पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दें, तो आपके लिए कितना बड़ा एक राजनीतिक झटका है। 28 बचे थे, एक की डेथ हो गई थी और उनमें से भी 19-20 निकल गए और अभी भी असंतोष है। तो लोकसभा स्पीकर के पास ये मामला था, हुँ, उनके दूसरी पार्टी में शामिल होने का भी, और उनकी तरफ से ये भी एप्लीकेशन थी कि हम अब एनडीए के साथ बैठना चाहते हैं, एनडीए को सहयोग करना चाहते हैं, हमारी सीटिंग अरेंजमेंट अलग से कर दी जाए। तो स्पीकर ने उसमें टाइम लिया। ऐसा नहीं है कि आज इनकी एप्लीकेशन आ गई और दूसरे तीसरे दिन उसका निपटारा कर दिया हो। उसमें बाकायदा जो भी अब तक की परंपराएं रही हैं, टूट-फूट की और अलग गुट के रूप में मान्यता देने की, उनकी अलग सीटिंग अरेंजमेंट करने की, वो सब देखी। देखने के बाद अब उन्होंने न केवल इनको अलग बैठने के लिए व्यवस्था कर दी है लोकसभा में, बल्कि जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो उसमें भी इस गुट के नेता को आमंत्रित किया है कि आप आइए। और चूँकि सभी मतलब छोटे-छोटे दलों को भी बुलाया जाता है, ये तो फिर भी 19-20 सांसद हैं। अगर किसी का एक भी सांसद है तो उस पर पार्टी को भी बुलाया जाता है। 2-3 हैं तो उसके भी जो नेता होता बनाया जाता है संसद में, उसको बुलाया जाता है बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में, ताकि कार्य मंत्रणा तय की जा सके कि भई क्या-क्या बिज़नेस सरकार की तरफ से आ रहा है, आप कौन-कौन से मुद्दों पर वहाँ पर बहस करना चाहते हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया चली आ रही है। अब इनको लग रहा है कि ये 19-20 तो निकल गए हमारे गुट से या टीएमसी से या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के हाथ से। अब इनको अलग गुट की मान्यता भी मिल गई है। ये बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में भी हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब वो एनडीए का समर्थन करेंगे तो वो हंगामे में तो इनके साथ शामिल होंगे नहीं, या हाय हुल्ला तो करेंगे नहीं सदन के भीतर या सदन के बाहर। जैसे कांग्रेस वो काले कपड़े पहन करके हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के धमाल मचाती थी, उनमें तो अब वो शामिल होंगे नहीं 19-20। तो इसलिए ये आदि जी फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। सर, ये फ्रस्ट्रेशन तो बढ़िया है, वो तो मेरे को दिखता है किसी तरह से कहीं न कहीं कुछ तो। अभी ये जो ये भी बैठे हैं, क्या नाम है ये सारे कॉकरोच। वो कॉकरोच भी बैठे हैं। ये क्या है? ये वही है कि भई कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो कहीं तो इनको कॉर्नर करो, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी इनको कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन सर, मैं पॉलिटिक्स में रहता हूँ, यहाँ पर ये जो टीएमसी का भी जो लेटेस्ट ड्रामा आया है कि भैया ये क्या हो रहा है? महुआ मोइत्रा बड़ा चिल्ला रही थी कि ये क्या है, वो क्या है? उन्होंने पूरा वहाँ तो मतलब नाटक कर रखा था वहाँ पर तो। तो अभी ये जो पार्टियाँ टूटी हैं, ये एक क्या अभी यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही वो कोई बिल आएगा, तो वो इनका जो सो कॉल्ड यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट है, वो तो पूरा टूट जाएगा।
आदि जी, मुझे ये बताइए कि 2014 जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से संसद सत्र में इन्होंने ये तमाशा नहीं किया है? कोई ऐसा संसद सत्र अब तक गया नहीं है। कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी मणिपुर में हिंसा, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के, कभी अडानी, तमाम मुद्दों को लेकर के ये पार्लियामेंट को बाधित करते ही आ रहे हैं। और शुरू के 10 दिन तो पक्का है, कभी कभी वो बढ़कर के 15 दिन भी हो जाते हैं। चारों सेशन और स्पेशल सेशन भी अगर बुलाया है मोदी जी ने, उसमें भी ये लोग हंगामा करते ही करते हैं। इन्होंने एक रवैया बना लिया है और ये चीजें सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सूट करता है। अच्छा, पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी से लेकर के XYZ कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता वहां कैमरों पर आकर के कुछ भी कह देता है, उसे ब्रेकिंग बना करके चलाया जाता है। तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। अगर कहीं दूर दराज के इलाकों में कहीं कोई बड़ी घटना हुई है तो उसको तो दिल्ली का मीडिया, जो अपने आप को नेशनल मीडिया बताता है, वो अपने कैमरा पर्सन को, संवाददाता को वहां तो नहीं भेजता है। या तो जो लोकल उनका होता है उसको कह दिया जाता है कि भाई आप देख लीजिए। इनकी कुल ताकत हमें वहीं दिखाई देती है। 3-3, 4-4, 5-5 संवाददाता सेशन के समय वहां पार्लियामेंट परिसर में आपको दिखाई दे जाएंगे। और उनकी दौड़ क्या होती है? टीएमसी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, फला पार्टी के दफ्तर में, ढिमकाने के दफ्तर में क्या क्या हो रहा है, कौन किससे आके मिल रहा है, बाहर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कल क्या प्रोग्राम है राहुल गांधी एंड कंपनी का। बस सारी ताकत इनकी इसी पर लगी रहती है। तो ये जिस तरह का इस समय वातावरण देश में बना दिया गया है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया, हो सकता है संजय जी के प्रोग्राम में किया हो। मैंने बरसों तक पार्लियामेंट को कवर किया है। मैं लोकसभा भी कवर करता था, मैं राज्यसभा भी कवर करता था। और ये वो दौर था आदि जी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी शुरू में गृह मंत्री थे, बाद में उप प्रधानमंत्री बने। और विपक्षी दीर्घाओं में कौन कौन चेहरे बैठा करते थे? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो एक जमाने में युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे कांग्रेस में। और ऐसे अनेक संसदविद जो तैयारियों के साथ आते थे, फाइल का एक मोटा गट्ठर लेकर के आते थे, उसमें भी किन किन विषयों पर बोलना है, वहां पीली, हरी, लाल, इस तरह की चप्पियां लगी हुई होती थी। उन कागजों को खोल करके, फाइल को खोल करके खड़े होकर के भाषण देते थे, तैयारी के साथ आते थे, शोध के साथ आते थे। आजकल कोई इस तरह से आता है कि तैयारी के साथ में? लोकसभा प्रेस गैलरी के ठीक बाहर की तरफ, जहां वो सर्किल होता है, बाहर गुंबद दिखाई देते हैं, वहां पर एक चाय की स्टॉल लगी रहती है। तो हम लोग वहां आकर के सारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट थे वो गप्पे मारते थे। लेकिन जैसे ही पता लगता था कि चंद्रशेखर बोलने वाले हैं, सोमनाथ चटर्जी बोलने वाले हैं, इंद्रजीत गुप्त बोलने वाले हैं, या कोई और दिग्गज ऐसा नेता बोलने वाला है, हम लोग वो कप वहीं छोड़ करके, आपने 2 शिप ली हैं या आधा कप खाली है, वो छोड़ करके उनका भाषण सुनने के लिए दौड़ते थे। आज विपक्ष का कोई एक नेता है ऐसा जिसके बारे में हम ये कह सके कि हम उसका भाषण सुनने के लिए अपना गपशप छोड़ देंगे और चाय भी छोड़ देंगे और जाकर के प्रेस गैलरी में बैठ जाएंगे?
क्योंकि ना कोई तैयारी करके आता है, ना किसी की कोई किसी विषय पर अच्छा भाषण देने की नीयत रह गई है। सिर्फ हंगामे, हंगामे और हंगामे, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर हाँ, भी। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपकी किसी भी विषय पर कोई पकड़ भी नहीं है, कोई शोध भी नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है, कोई विज़न भी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका आपने ये पकड़ रखा है कि बस हंगामा करो। सर हंगामा तो अलग है कि भई हर चीज़ में आवाज़ें उठाओ, हर चीज़ में ये करो और कुछ भी अभी आज सुबह जैसे इन लोगों ने कांग्रेस ने एक लेटर लिखा है, क्या नाम है बीजेपी को कि भई लाखों करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की जो वहाँ पर थेफ्ट हुई है, गोल्ड मिसिंग है, ये है। मतलब आप ठीक है, आप अपना कंसर्न जारी कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, करो, आपकी पूरी राइट है उसके ऊपर, राम मंदिर के ऊपर। आप ये बोल रहे हो लाखों करोड़ों का वो हुआ है, आपने क्या गिना जाके वहाँ पर? फिर कहते हो सोना और ये सब गायब हो गया, आपने क्या गिना जाके वहाँ पर? मतलब कुछ भी। आप कह रहे हैं कि आपका राइट है, आप करिए। मैं कहता हूँ इनका कोई राइट नहीं है। वो तो बात ही है सर, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। 1% इनका राइट नहीं है भगवान राम के, प्रभु राम के मंदिर के बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में, या वहाँ कोई ऊंच-नीच हुई है तो उसके बारे में बात करने का भी कोई इनको रत्ती भर भी कोई हक नहीं है। हाँ, इनका राम मंदिर के निर्माण में शून्य कंट्रीब्यूशन है। कौन उस सर ये तो पूरे बोलते हैं राम एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। पूरे आंदोलन का इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने हाँ, मजाक उड़ाया है। हुँ, इन्होंने राम के अस्तित्व से इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है। कपोल कल्पित कहानी बताई है। राम सेतु का राम से कोई लेना-देना नहीं, और इस तरह के इन्होंने शपथ पत्र दिए हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो भी इन्होंने नाक मारी। जब वहां पर मंदिर निर्माण के लिए पूरा एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हुआ, लोगों ने खुशी-खुशी दान देना शुरू किया कि मंदिर का निर्माण हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो। तब भी इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मंदिर का निर्माण हो गया, लोकार्पण समारोह हुआ, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इनमें से कोई दिखाई दिया था क्या? कोई नहीं था। और चलो, आपने समारोह में नहीं जाना था, ये बात कह दिया कि ये तो आरएसएस और बीजेपी के का समारोह है। तो आरएसएस क्या है? देशद्रोही है क्या? हाफिज सईद है क्या? या लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसा संगठन है क्या? क्या है ये? लेकिन आपको अगर यही सब सूट करता है और राजनीति आपकी इसी पर टिकी रह गई है, तो आप कर लीजिए ये काम भी। लेकिन उसके बाद भी जनवरी 22, 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। उसके बाद कोई गया इनमें से? अखिलेश गए हों, कांग्रेस के नेता गए हों, कोई भी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दो, कोई भी गया हो, प्रियंका गई हो, या जितने इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, इनमें से कोई चेहरा वहां दिखा हो? कोई नहीं गया। तो हु आर यू? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है मंदिर निर्माण में? और जहां तक सवाल है कि आप नोटिस थमा रहे हैं लाखों करोड़ का सोनार, ये सब, ये आंखों से अंधे हैं क्या? जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महंत गोविंद देव गिरी जी की, उस दिन वो सारे जिनके बारे में सवाल उठाए जा रहे थे, सारे जेवर, काग भुसंडी से लेकर के तमाम, वो सब प्रदर्शित किए गए थे कैमरों के सामने। जी, इसमें यह कहा गया था कि जो भी कंट्रीब्यूटर हैं, वो जिस दिन चाहें, जिस समय चाहें, आकर के यहाँ तस्दीक कर सकते हैं, अपना दिया हुआ सामान सुरक्षित देख सकते हैं। तो आप क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? जब मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था तब भी आपने प्रोपेगेंडा फैलाया।
सुप्रीम कोर्ट फैसला ना देने पाए, तारीख पर तारीख ही लगती रहे, इसके लिए वकीलों की फौज आपने वहां खड़ी की। आज अगर वहां कोई ऊंच नीच हो भी गई है तो 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बरामदगियां हो चुकी हैं, ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी संदिग्ध थे या जिनसे लापरवाही हुई थी उनसे इस्तीफे लिखवा लिए गए हैं और लोग उठा करके जेल भेजे गए हैं। तो जब इतनी कार्रवाई 1 महीने के भीतर कर दी और योगी आदित्यनाथ के बयान भी आ चुके हैं, दूसरे जो संबंधित लोग हैं उनकी तरफ से भी आ चुका है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रस्ट में वहां की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए जा रहे हैं, सीईओ की नियुक्ति हो रही है। तो अब यहाँ पार्लियामेंट में आप इस तरह के हंगामे करेंगे, इस तरह की आवाजें उठाएंगे और ये आप नोट करिएगा, दर्शक नोट करें, ये केवल हिंदुओं पर प्रहार करने के मौके तलाशते हैं। अजमेर दरगाह में अभी 20 लाख का गबन हुआ है, उस पर किसी की जबान नहीं खुली। एक मिशनरी में बहुत बड़ा 20,000 करोड़ का घपला हुआ था, किसी ने जबान नहीं खोली। ये आपकी ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, इन पर कभी कोई घोटाले की, घपले की खबर सुनी गई है क्या? क्या होते नहीं हैं? लेकिन कभी नहीं ये उठाएंगे। तो ये इनका इलाज होगा। बहुत हद तक तो सनातनियों ने कर दिया है आदि जी, इनका और मुकम्मल इलाज होगा आगे चल करके। वही देखना है सर क्या कब होता है इनका इलाज, बिकॉज बड़ा बड़ा बुरा लगता है ये सब चीजें जो ये लोग ऐसे आके बोलते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग। आई मीन कहाँ पर तुम क्या बात कर रहे हो। एनीवेज सर, एक एक चीज छोटी और मैं पूछना चाहूंगा अभी आखिर में कि ये जो अभी सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आखिर सेक्शन में मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें चल रही हैं, जहां पर कल ये सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। नाउ ये जो सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और आगे आपको क्या लगता है अभी शाह साहब क्या करने वाले हैं? जिस दिन उठाया गया है उससे पहली शाम का सोनम वांगचुक का एक वीडियो है, जी। वो वायरल हो रहा है। उसमें वो बता रहे हैं कि मेरे शरीर का 20% चला गया है और अब धीरे धीरे जो वाइटल हैं वो काम करना बंद करेंगे और उसके बाद मेरी मौत भी हो सकती है, और मेरी मौत होती है तो मैं फिर भूत बन करके यहाँ आऊंगा। ये उसका वीडियो है। तो जब वो खुद ही कह रहा है वीडियो में कि मेरे अब अंग काम करना बंद कर देंगे, मेरा 20% तो अंग चला ही गया है, भीतर से मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है वाइटल्स ने, तो उससे 2 दिन पहले का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि ये पुलिस प्रशासन की, शासन की जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य पर करीबी और बारीक नजर रखी जाए करेक्ट। और उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, क्या वहां अस्पताल स्थापित किया जा सकता है जंतर मंतर पर? तो चिकित्सा के लिए, और खुद अगर वांगचुक कह रहा है कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, अब अगले दिनों में ये होने जा रहा है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, फिर मैं भूत बन करके आऊंगा, तो सरकार उनको भूत क्यों बनने दे? सरकार तो चाहती है कि आप जीवित रहें, वर्तमान में ही रहें, इसी काया में आप रहें और जो भी कर्मकांड आप लोगों के हैं उनका भुगतान भी आप इसी काया में देखें। ये बात तो है तो सर। इसलिए उनको उठा करके एक सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है कि आप यहाँ स्वास्थ्य लाभ करिए, अच्छा कमरा है, एसी भी लगा हुआ है, डॉक्टर भी है, जब आपकी इच्छा होगी या जब आपकी हालत बिगड़ेगी आपका ठीक से उपचार शुरू होगा। अभी तो वहां भी ड्रामा चल रहा है,
हम्म। उन्होंने ड्रिप लेने से मना किया, किसी भी तरह की दवा दारू लेने से इनकार किया है, इलाज लेने से मना कर दिया है। उनकी पत्नी काफी वोकल है, बड़ा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा अस्पताल में ड्रामा? अगर आपकी तबीयत वहां खराब होगी तो फिर हाई कोर्ट की परमिशन से या जो भी पैरामीटर्स होते हैं अस्पताल के, जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, उनके हिसाब से इनका उपचार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो यहाँ ड्रामा चल रहा है जंतर मंतर पर, वो रोने गाने धोने से लेकर के और स्याही फिकवाने तक, ये सब चीजें उसी ट्रैक रिकॉर्ड को दोहराती हुई दिखाई दे रही हैं जो अरविंद केजरीवाल का तौर तरीका रवैया हुआ करता था। ये कुछ भी अलग नहीं है। और आज तो आदेश आ गया है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, इनको संसद कूच की परमिशन नहीं दी गई है, सर तो ये यहां से नहीं हिल पाएंगे। सर 1 मिनट सर। तो सर आप ये जैसे बता रहे हो कि इनकी तरफ से ये पूरा इनका प्लान है। भाई अमित शाह साहब ने वहां पर पूरी प्रिपरेशन तो इन्होंने करी होगी। अभी वो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है वो बदल दिए गए, तो लगता है भाई गवर्नमेंट का कुछ प्लान तो होगा। आपके हिसाब से क्या क्या करेंगे सर ये लोग? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पे भी आप देखेंगे कि इनको एक ऐसी जगह पे लाके सीधा करना पड़ेगा जहां पर गवर्नमेंट को डैमेज ना हो अपना, और इनको विक्टिम कार्ड ना मिले। तो आप क्या सोचते हैं सर, कहाँ कैसे हो सकता है ये? आदि जी, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि जो एक रणनीति या जो गंभीरता हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखाई दी है अभी तक, किस तरीके से तमाम हमलों को, तमाम कथित आंदोलनों को, मीडिया के भी एक बड़े हिस्से के हमलों को वो खामोशी से झेलते आ रहे हैं या उनका सामना करते आ रहे हैं, अब वैसी ही गंभीरता हमें अमित शाह में भी देखने को मिल रही है। पहले थोड़ा बहुत वोकल हुआ करते थे, इधर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके आदेश जरूर बोलते हुए दिखाई देते हैं, कभी-कभी एक्शन के रूप में। अब देख लीजिए देश की सरहदों को भी किस तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं। उनके आदेश के जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं या एलओसी या एलएसी है, उसके 15 किलोमीटर भीतर तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सबको गिरा दिया जाए। घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, और जो भी इंसर्जेंसी अलग-अलग क्षेत्रों में रही है, उसके मोर्चे पर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जो भीतर खुरापाती संगठन थे, पीएफआई से लेकर के तमाम लोग, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। विदेशी फंडिंग जिन रूट्स से आते थे, उन पर भी नियंत्रण किया है। अब ये कुछ लोग बचे हुए हैं जो कभी-कभी सिर उठाते हैं, और इनका उपयोग दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? जिन पार्टियों का बेस खत्म हो गया है, जिनके आह्वान पर ना उनकी सभाओं में, ना उनके रोड शो में, ना उनके आयोजनों में अब लोगों ने आना बंद कर दिया है। वहां भी उन्हें भीड़ पैसा फेंक तमाशा देख के अंदाज में जुटानी पड़ रही है। पैसा देते हैं ठेकेदारों को, वो भीड़ जुटा देते हैं, उनके कार्यक्रम हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये सब ठेके दिए हुए हैं इनके द्वारा, और लोग आकर के बैठ जाते हैं। सारे आप देख लीजिए, ये जो 13 महीने का तमाशा पहले भी चल चुका है दिल्ली में, जिसमें वो कथित किसान आंदोलन, फिर वो शाहीन बाग, वहां पर 100 दिन से ज्यादा चला था, और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली के दिल्ली दौरे के समय दंगा जो हुआ था वो सब प्रायोजित था। इसके अलावा शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर जो ये उत्पाती गैंग आकर के बैठ गया था लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, वो सब अलग अलग जगह जहां भी ये सब चल रहा है, ये केवल इनके फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी की वजह से चल रहा है। अब जो मूल सवाल था आपका कि ये क्या करेंगे अब,
कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अभिजीत दीपके का जो मकसद था वो लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली जैसी जगह आकर के बैठने से, चलो मेन स्ट्रीम मीडिया ने शुरू-शुरू में इनकी अनदेखी की, लेकिन अब तो सबने कवर करना शुरू कर दिया है। छोटे यूट्यूबर वहाँ थे ही, उनकी तो मौजा ही मौजा थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखा नहीं रहा था, तो उनके खूब वीडियो चले हैं। और वहाँ ज़्यादातर वो छोटे यूट्यूबर ही हैं, जो अपने कैमरे लेकर के और ट्राइपॉड लेकर के हर चीज़ को, हर उल्टी-सीधी बकवास को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने चैनल पर और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। वहाँ लोग, मैं केवल महिलाओं का नाम नहीं लूँगा, लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर क्या, किसी भी मीडिया पर प्रसारित ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई बार लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है हमारे देश में, अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता है। यहाँ बकने की और भौंकने की कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है। वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए एक ज़िम्मेदार व्यक्ति, जो ग्लोबल रेटिंग में भी टॉप पर चल रहे हैं पिछले 6-7 साल से, उनके बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन शायद ये एक बड़े वर्ग को सूट कर रहा है और वो मज़े लेकर के उन क्लिपों को देखते भी हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं। तो इनका तमाशा कुछ दिन चलेगा और एक पैटर्न है, और सरकार का भी एक रवैया तय हो गया है कि इनको थकने दीजिए। क्योंकि सरकार ये जानती है कि आप ऑनलाइन भले ही 2 करोड़ से ऊपर अपने फॉलोवर्स का ढिंढोरा पीट करके दिल्ली में लैंड कर रहे थे, लेकिन 2 करोड़ 2 लाख तो छोड़ दीजिए, 200 लोग भी कभी वहां एक साथ इकट्ठा दिखाई नहीं दिए हैं। तो तमाशा करते रहो। सेहत पे क्या फर्क पड़ता है मोदी सरकार की या अमित शाह की? फोर्स वहां लगा रखी है। कुछ उत्पात करेंगे, कानून को और तोड़ेंगे। कानून पहले ही तोड़ चुके ये। इनकी परमिशन 1 दिन के प्रदर्शन की थी, लेकिन ये वहां जम गए। अब इतना समय हो गया है, इन्होंने आमरण अनशन करने की भी कोई परमिशन नहीं ली थी, आमरण अनशन भी कर दिया। तो जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा, उस दिन बहुत सारे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हो जाएंगे और वो कार्रवाइयां भी शुरू हो जाएंगी। आप म्यूट पे हैं शायद। ओह सॉरी। कार्रवाई तो एकदम बढ़िया है सर, ठीक है, वो तो है ही है, वो तो होगी। बट कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि भई इनको कोई पॉलिटिकल डैमेज ना हो उससे। आज तक तो आज नहीं तक तो हुआ। नहीं हुआ। आज तक तो नहीं हुआ। इतने बड़े-बड़े आंदोलन हो गए, सारे खुरापाते हो गई, शाहीन बाग हो गया, 13 महीने का वो आंदोलन हो गया, उससे भी ज़्यादा समय का शंभू और खनौरी बॉर्डर का हो गया। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार को किसी भी तरह का कोई डैमेज उन आंदोलनों से हुआ, इससे भी नहीं होगा आदि जी। हुँ। तो अगर ये अभी जैसे अब 20 तारीख को क्या देखते हैं सर, क्या होते हुए? कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन, अगले 4-5 दिन, पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ेगा, हुँ, तमाशे होंगे। अभी उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं। वो कह रहे हुँ, थे कि मैं 19 तारीख को पहुंच जाऊंगा। पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग को लेकर के हम जंतर मंतर पर सभा करेंगे, जिसमें लालू यादव से लेकर के एमके स्टालिन तक तमाम नेताओं को बुलाया है उन्होंने। राहुल गांधी और खरगे साहब को भी बुलाया है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को भी बुलाया है, और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी बुलाए हैं। अब वो वहां पहुंचेंगे, ये तमाशा और करेंगे, नहीं करेंगे। 20 को ही उन्होंने भी प्रदर्शन की घोषणा कर रखी, परमिशन उनको भी नहीं मिली है। मतलब 20 तारीख को ये बेसिकली करने की क्या सोच रहे हैं, कि यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की सोच रहे हैं मोदी के अगेंस्ट में, कि भई मोदी के अगेंस्ट में जो ये जो पार्टियाँ तोड़ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट भी है जो बिल्कुल भी अलग है, और नंबर तो इनके पास है नहीं। तो मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूँगा, मेरे हिसाब से आपका क्या लगता है, ये वही दिखाने की कोशिश है, देखो जी
हम नंबर तो पार्लियामेंट में तो नहीं है, लेकिन हम लोग मरे नहीं है, हम अभी भी हैं यहाँ पर। आदि आदि जी, ये इकट्ठे होकर कर क्या लेंगे? जितने नाम मैंने गिनाए हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी की कोई मदद की क्या, या मदद करने की स्थिति में थे क्या? या अलग-अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं, तो वहां जाकर के ये चुनाव प्रचार करके क्या 5 वोट बढ़वा सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की? नहीं बढ़वा सकते। तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन आप जमीन पर कहाँ हैं? दूसरे, पिछले सत्र में, अप्रैल के सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल इन्होंने गिरा दिया, और सबसे खुश कौन हो रहा था? अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए राहुल गांधी, ऐसे हाथ मार करके खुशी जाहिर कर रहे। उसके बाद अब तक क्या हुआ है? टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई, शरद पवार डरे घूम रहे हैं कि मेरे भी 6 जा रहे हैं। तो ऐसे अंग भंग हुए हैं, और आगे और क्या होगा कह नहीं सकते। तो आप जो तमाशा, जो ड्रामा कर रहे हैं, आप कर लीजिए। अब एम के स्टालिन ने क्यों संकेत दिए कि परिसीमन बिल पर हम, जब बिल हमारे सामने आएगा तो हम मेरिट पर उस पर फैसला लेंगे, यानी सकारात्मक संकेत। शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे कि यार मेरी पार्टी मत तोड़ना, हम सपोर्ट कर देंगे इस बिल को। अलग अलग सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब उन दोनों बिलों को जिनको गिराया गया था, अब सपोर्ट करने को तैयार है। तो ये एक्चुअल में जो इनकी हालत कर दी है मोटा भाई ने और मोदी जी ने, उसके बाद कम से कम इनको रोने गाने पीटने का तो हक देंगे हम, छाती पीटने का तो हक देंगे। ये वही कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सर। सबसे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा खेल है, और जिस तरह से आगे जा रहा है, मतलब दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो बैंड बजने वाली है आगे। क्योंकि अब क्या है, शाह साहब थोड़े गुस्से में लगते हैं आजकल, तो कहीं किसी ने लाइन क्रॉस करी तो वो फिर वहीं पर साइड हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा इसको। थैंक यू सर आपके समय के लिए, और हमेशा आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए ओमकार जी के चैनल्स को भी। प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। राष्ट्रवादियों को आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।